Good morning, everybody. Good morning. How are you? Are you listening my voice? Yes, fine. Very good, Isha. और सार्थ चवन, very good. आदित्य मयेकर and good morning, Isha, Sarth, Aditya Mayekar and everyone. Okay, we are going to start our lecture. So first of all, you must have to learn all the things given in chapter 3rd, means classification of elements. It is very necessary. और ये क्या है, very very important chapter is that. हाँ, I am okay, देवकर. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग. देखो चैप्टर 3rd है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. चैप्टर 3rd एंड जो 4th पढ़ा रहा हूँ. टेस्ट टॉपिक है आपका वही है, पूरा आएगा आपकी बार. जो 3rd चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो पूरा आएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये पूरा आएगा. इसमें क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये बहुत बेसिक चैप्टर है और ये नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके कई टॉपिक्स हैं. इसके जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको मिलेंगे. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. और आपको क्या करना है, पहली चीज मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 4 इसे कंप्लीट करना है. जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे आपको से मुझे सेंड करो कि जो क्वेश्चन नहीं आए आपको, तो मैं ऑफलाइन वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके इंक्लूड होंगे. और इसके आंसर शीट मुझे भेजनी है आपने, ताकि क्या होगा मैं देखूं कि आपने सही किया गलत किया हुआ. विद रीजन, कहीं पे रीजन लिखा हुआ आप लिख सकते हो, इसका रीजन ऐसा क्यों आया. अगर आपने ये आंसर टिक किया तो आंसर का रीजन क्या है आपके पास, तो तभी आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप होंगे. विद रीजन, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. ठीक है. और इसके कई टॉपिक्स जो मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक बताए थे, आयनिक साइज, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो अगले चैप्टर में भी आएगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले. इसके बाद क्या होगा, आपको मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज देता हूं, उसके आंसर भी मुझे 8 to 9 में भेजने हैं. यानी आज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एंड गिव मी आंसर. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप मिलेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की. कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी. ठीक है. कोई टॉपिक अगर आपको नहीं आया समझ में, उसे हम फिर से रिवाइज करेंगे सैटरडे को, फ्राइडे या सैटरडे को जब हम रिवीजन लेंगे लास्ट. और इसका पूरा क्या होगा आपके पास, इसका टेस्ट आएगा तो इसका एक रिवीजन लेंगे सैटरडे. ठीक है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बेसिक है. ये कई और चैप्टर है जिसमें इंक्लूड होगा. जो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उसमें भी इसके टॉपिक्स इंक्लूड है. ठीक है. तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. क्लियर है यहाँ तक? आपको नोट्स चेक करा के, हाँ सुचित्रा आप नोट्स भेज सकते हो मुझे. तो मैं आपको जो सारे नोट्स आप भेजोगे या क्वेश्चन आंसर जो आपने किया है उसे मुझे आप सेंड करोगे, तो मैं उसे देखूंगा आपने कहाँ क्या मिस्टेक करी है या कहाँ पे लैकिंग है आपका. तो यहाँ क्लियर हो गया सब कुछ आपको? जी क्लियर. और ये बहुत ज्यादा बेसिक चैप्टर है, इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में अगर आपने ये टॉपिक किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आने की. वेरी गुड मनाली. तो जितनों ने, देखो मैंने नेम लिखे हुए हैं, किन्होंने आंसर भेजा है किन्होंने नहीं भेजा है. जिन्होंने नहीं भेजा है 1 या 2-3 डेज में आपको फिर क्या होगा, नोटिस भेजा जाएगा इंडिविजुअली. इसीलिए मुझे आपको 1 और 2 डेज का टाइम और है आपके पास. आज और कल का पूरा टाइम है. वेडनेसडे के बाद मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज करूंगा या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है. बहुत सारा टाइम हो गया, आपने अभी तक क्वेश्चंस नहीं भेजे हैं, तो यू हैव टू सॉल्व एंड गिव मी द आंसर्स. ठीक है.
तो स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम आज का स्टार्ट करते हैं, दैट इज, और मुझे जो टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए या कोई क्वेश्चन नहीं आया उससे मैसेज करो, ताकि मैं क्या करूंगा ऑफलाइन या ऑनलाइन में उससे नेक्स्ट टाइम में एक इंडिविजुअल रिवीजन होगा जिसमें वही टॉपिक लिए जाएंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल बॉन्डिंग। chemical bonding and molecular structure. Chemical bonding and molecular structure. जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो केमिकल बॉन्डिंग मींस क्या हो गया, बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग जैसे सपोज क्या मैंने कहा आपको हाइड्रोजन, एक सिंगल एटम हो गया, दिस इज हाइड्रोजन, और एक मैंने कहा H2 का मतलब दो हाइड्रोजन आपस में इन्होंने क्या करते, बॉन्डिंग करते, और बॉन्डिंग करने के बाद ये बन गया H2। तो केमिकल बॉन्डिंग हुई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। तो अब आप ये बताओ कि इन दोनों में से 1 और 2 में से स्टेबल ज्यादा कौन सा होगा, विच वन इज मोर स्टेबल, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। रुजुल, ईशा वेरी गुड, सुचित्रा मिसिंग हो गई, मनाली सही है, मनवा, अदिति, सुचित्रा, तो अंश, गांधी, पृथ्वीराज, सार्थ, वेरी गुड। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने बॉन्डिंग कर रहे हैं तो बॉन्डिंग का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, बॉन्डिंग मीन्स कॉम्बिनेशन। जैसे हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से क्या हुआ, कंबाइंड, हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइंड हुआ और मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। और कंबाइंड होने का रीजन क्या है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइंड हो रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी तो ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए, और दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हुए क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल जो बना रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो आप लोग मॉड्यूल भी निकाल लो, क्योंकि मॉड्यूल से आपको क्या होगा, हिंट्स मिलेगा, ठीक है। और इसे लिख लो, मॉड्यूल निकालो, वहां से आपको क्या होगा, पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आएगा। एक मिनट, तो पेज नंबर 91 निकालो आप लोग मॉड्यूल में। 1 बाय 1 आपको चीजें समझ में आती रहेगी, क्योंकि हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल में पेज नंबर 91, चैप्टर नेम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्यों जो एटम से सबसे पहले व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, इसकी मैं आपको डिफाइन बता देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की डिफाइन क्या है, आप साथ में लिखते भी चले जाओ तो ज्यादा क्लियर होगा। केमिकल बॉन्डिंग, actually chemical bonding is the force of attraction, it is the force of attraction, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which holds the atoms together, जो एटम को साथ में रखता है, यानी कि दो एटम, जैसे मैंने अभी कहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, साथ में कंबाइंड है। तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है उसके बीच में, जो उन दोनों एटम्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। और ये होल्ड करके रखने की वजह से क्या होगा, टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से वो स्टेबल मॉलिक्यूल को बनाएंगे। तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही है आपका
पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री इसमें जो टॉपिक है वो इन दोनों पे ही बेस्ड है। फर्स्ट हाफ है केमिकल बॉन्डिंग और सेकंड हाफ है स्ट्रक्चर के बेस कि उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग मींस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैंने कहा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन, जैसे वाटर बनाया आपने H2O, तो एक HO और H, तो ये ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से कंबाइंड है तो किस तरीके से कंबाइंड है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। means overall we can say that this is the type of force of attraction which holds the atoms together। अगर दो एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो कोई ना कोई इसके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? तो केमिकल बॉन्डिंग की डिफाइन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम्स टुगेदर टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग। अब केमिकल बॉन्डिंग की कुछ खास बात है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? तो केमिकल बॉन्डिंग की कुछ खास बात क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक? पहली चीज, फर्स्ट वन, पहला चीज क्या, अगर वो कह रहा है कि कोई भी चीज कंबाइंड होगी, जैसे मैंने कहा ए और बी आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, अगर कोई भी चीज क्या होंगी यहाँ पे कंबाइंड होगी, ए और बी या कोई भी एटम्स आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइंड होंगे। कंबाइंड कौन हो रहे हैं यहाँ पे, एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे। ठीक है, अगर एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो इसमें मेन चीज क्या होती है, कौन सी चीज ट्रांसफर होगी, कौन सा इन्वॉल्वमेंट होगा, एटम्स का, आयंस का, इलेक्ट्रॉन का, किसका इसमें हो सकता है? हाँ, वेरी गुड अद्वैत। अगर कोई भी चीज कंबाइंड होगी तो उसमें मेन चीज क्या है यहाँ पे, वेरी गुड ईशा, मनाली, अदिति, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो मेन कॉम्बिनेशन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। अगर एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं तो किसकी वजह से, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वहां पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग हो रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उसकी वजह से एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी कोई एटम्स कंबाइंड होगा तो किसकी वजह से होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और एक दूसरा आता है जो होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जो आगे बताया था मैंने। वहां पे क्या होगा, न्यूक्लियस आपस में कंबाइंड होते हैं। मींस क्या होगा, अल्फा बीटा गामा रेस निकलती है वो, तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन है। और दिस इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में केवल कौन इन्वॉल्वमेंट करेगा, इलेक्ट्रॉन। और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो समझ में आ गया आपको कि जब भी कोई एटम्स अगर मॉलिक्यूल अगर एटम सॉरी कंबाइंड होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। और इलेक्ट्रॉन कौन सा, वो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का ही क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। इनर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, तभी हम पहले वालों को छोड़ दिया करते थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेन है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिर से जाना आपने, उसे दोबारा रिवाइज करना है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जो एटम्स कंबाइंड होंगे, टू और मोर एटम्स, तो किससे होंगे, इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट से या रिडिस्ट्रीब्यूशन से। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या आता है, देखो सेकेंड पॉइंट आता है, देखो कभी भी सपोज करो ये हाइड्रोजन है और ये H2 है, मॉलिक्यूल। तो इन दोनों में से किसकी एनर्जी हाई होगी, 1 की या 2 की? एनर्जी हाई किसकी होगी? हाँ, वेरी गुड ईशा। और कोई रिप्लाई करो, एनर्जी अगर मैंने कहा एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? मनाली राइट है, और इसके अलावा आदित्य मयकर राइट है, अदिति, अंश गांधी, रुजुल, वेरी गुड। तो देखो मेन चीज क्या है इसमें कि अगर सपोज करो आप लोग, ठीक है,
आप और आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, आप लोग उछल कूद रहे हो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जगह घूमते जा रहे हो आप लोग बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप एक सामने बैठे नहीं रह सकते। लेकिन क्या हुआ, जैसे पेरेंट्स आए, उसने कुछ एनर्जी ट्रांसफर करी, ठीक है, एनर्जी जैसे उन्होंने ट्रांसफर करी तो क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ, आप लोग साइलेंट बैठ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आपकी एनर्जी क्या होगी, निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। या जब भी आप उछल कूद कर रहे हो, आप ग्राउंड में गए, आपने 10 राउंड लगा दिए, 10 राउंड लगाए तो क्या हुआ, आप लोग थक जाओ। और जैसे आप लोग थकोगे क्या हुआ, या दूसरा मेथड क्या है कि आप लोग ग्राउंड में गए, वहां ग्राउंड में आपने क्या किया, राउंड लगाने स्टार्ट किए। राउंड लगाने के बाद आप थक गए तो आप क्या होगा, एक सामने बैठ जाओगे, साइलेंटली आप बैठ जाओगे, यानी कि आपकी एनर्जी निकल गई, रिलीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई स्टेबिलिटी आती है तो वहां पे एनर्जी हर हमेशा डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कि मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है किससे, एटम से, इसका मतलब एनर्जी एटम की ज्यादा थी तभी तो उछल कूद रहा था वो, तभी तो इधर उधर जा रहा था। और जैसे ही आपने इसकी एनर्जी को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, वो मॉलिक्यूल बने। और जितना ज्यादा कम करोगे उतना क्या बनेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। जितना ज्यादा, आप सपोज करो आपने, देखो यहाँ से और एक और एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें। आपने कोई ग्राउंड में अगर राउंड लगाओगे तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी सपोज करो 10 राउंड, 10 राउंड से ज्यादा आप लगा नहीं सकते ग्राउंड में राउंड। तो क्या होगा, आपने पहली बार केवल 2 ही राउंड लगाए, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड में आपने 5 राउंड लगाए नेक्स्ट डे, फिर आपने लगाए 8 राउंड थर्ड डे, और लास्ट दिन आपने लगाए 10 राउंड। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस आपकी कब हुई, सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस आपकी कब हुई, 1 2 3 या 4 में से। पहले दिन आपने केवल 2 राउंड लगाए, बैठ गए आप। सेकेंड में आपने 5 राउंड लगाए, फिर 8 राउंड, और लास्ट में वेरी गुड सार्थ वैभवी, और इसके अलावा देवकर मिसिंग हो गया। आप सपोज करो 10 राउंड लगा रहे हो पूरे ग्राउंड के, तो क्या हालत होगी, अदिति बिल्कुल सही है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रमिता रॉय राइट है, पार्थ राइट है। तो इसका मतलब आपने जितनी ज्यादा एनर्जी खर्च करी तो क्या होगा, यहाँ पे आप बिल्कुल क्या हो, साइलेंटली। अब आपको कोई भी कुछ कहेगा, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी लॉस हुई तो आप वहां पे बिल्कुल क्या है, साइलेंट बैठ गए। अब आपको कोई भी कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, आप हिलोगे नहीं, बिकॉज यू लॉस्ट योर एनर्जी। आपने अपनी पूरी एनर्जी खर्च कर दी। तो अगर पूरी एनर्जी खर्च कर दी तो आपके पास एनर्जी बचेगी नहीं, तो उस समय आपकी एनर्जी सबसे कम हो। और जब सबसे कम एनर्जी होगी मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हाँ सार्थ, वो इसीलिए वो केवल आपके वॉइस ले जाने के लिए, मुझसे कोई मतलब नहीं, इसमें हेडफोन का मेरे से कोई रोल नहीं है। हेडफोन से जो ये आवाज है ये आप तक क्लियर पहुंचे इसीलिए है, ठीक है। तो ये इसीलिए किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या सीखे, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एनर्जी डिक्रीज ज्यादा हो, एटम जितना एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो एटम होगा, एटम जितना क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एनर्जी का, डिक्रीज ऑफ एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, उतना स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना आप लोग स्टेबल ज्यादा रहोगे। यानी वो कह रहा है कि एटम से एनर्जी को जितना ज्यादा निकालेगा बाहर की तरफ, जैसे एटम का मॉलिक्यूल बनेगा तो उसने एनर्जी को डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा तो जितनी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी मतलब उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट इज क्लियर, एनी डाउट, यस वेरी गुड। तो ध्यान रखना आप लोगों ने कि जितना आपको कभी भी एनर्जी डिक्रीज मींस उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, उतना मजबूत बॉन्ड बनेगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो थर्ड पॉइंट मॉड्यूल से देख लो, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा, इसका मतलब देखो थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड कितना मजबूत होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? बॉन्ड कितना मजबूत होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? जितनी ज्यादा एनर्जी डिक्रीज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन एनर्जी। एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी उतना बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। हाँ वेरी गुड ईशा, राइट, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा मतलब उसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ए और बी बन रहे हैं आपस में और एक बन रहा है सी एंड डी। अब क्या हुआ, जो इसने एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज इसने करी 100 जूल और इसने कर दी 150 जूल। तो अगर मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो किसकी ज्यादा होगी, 1 की या 2 की? इन दोनों के बीच में, हाँ वेरी गुड ईशा और अंश गांधी, आदित्य, सार्थ, वेरी गुड सुचित्रा, आकाश। तो यहाँ पे देखो इसका मैग्नीट्यूड में 150 ज्यादा है। आप खुद ही सोचो कि आपके अंदर जितनी एनर्जी थी आपने पूरी की पूरी एनर्जी निकाल दी, तो क्या होगा? फिर आप एक सामने बैठ जाओगे, फिर आप हिलोगे नहीं कहीं से, मतलब आप स्टेबल हो गए एक जगह पे। और अगर आपके अंदर एनर्जी बची हुई तो फिर भी आप घूमते रहोगे, कभी इधर कभी उधर घूमते। और ज्यादा एनर्जी हो गई, आपने कॉम्प्लेन पी लिया तो क्या होगा? फिर आप तो तहलका मचाते जाओगे, सारी जगह पे उछल कूद करते हो जाओगे, ठीक है। तो जितनी एनर्जी आपकी ज्यादा होगी तो क्या होगा? आप लोग एक्टिविटी ज्यादा करोगे, और जैसे ही आपकी एनर्जी कम हुई, डिक्रीज कर दी, सारी एनर्जी बाहर निकाल दी, वैसे ही आप एक सामने बैठे। क्लियर हो गया? तो स्टेबल जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उसके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज्यादा होगा। तो इसने ज्यादा एनर्जी को रिलीज किया, यानी कि सेकंड इज जो सेकंड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है फर्स्ट वन, यानी कि सेकंड ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्डिंग सेकंड की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, ठीक है। तो कह रहा है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिक्रीज इन एनर्जी। जितनी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? यानी जो चीज ज्यादा स्टेबल होगा, और इसको हम स्टेबिलिटी के टर्म्स में भी ले सकते हैं, यानी कि जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा मींस उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, वो उतना मजबूत होगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? यहाँ से ज्यादा होगी। क्लियर है? थर्ड पॉइंट इज क्लियर। स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत हो गया, बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, यानी मजबूत हो गई कोई चीज तो आपको तोड़ने के लिए उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने सारी एनर्जी निकाल दी, आप बैठ गए, आप तो क्या होगा? अब आपको हिलाने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरे को। जब कोई डांटेगा, पीटेगा, मारेगा तब आप थोड़ा हिलोगे, अदरवाइज आप नहीं हिलोगे, यानी कि ज्यादा उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। तो इज इट क्लियर? हाँ वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, बेसिक चैप्टर है, ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपका नीट से लेके मेंस से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस लेवल का भी एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें, और मेंस लेवल में भी क्वेश्चन आता है इससे 101%, और नीट में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और बहुत बेसिक चैप्टर है और इससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। ध्यान रखना, अगर जिसने बेसिक को ध्यान नहीं दिया वो आगे उसे समझ में नहीं आने का, आगे उसे चैप्टर में दिक्कत आएगी। इसीलिए जो बेसिक चैप्टर है आगे की, इसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो, आगे वाले चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है उसे आगे आने वाले टाइम में फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट इज मेन देन अदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी और उसकी एनर्जी ज्यादा डिक्रीज होगी। नंबर 4th पॉइंट वो कहता है इसमें कि फोर्थ पॉइंट इसमें है कि जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी एटम की ज्यादा होगी या मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी? फर्स्ट एंड सेकेंड, विच वन हैज ग्रेटर स्टेबिलिटी? वेरी गुड ईशा, अदिति, सुचित्रा, मनाली और सार्थ, सिद्धि, वेरी गुड। पूरा ध्यान रखो, पूरा फोकस करना है, इसे याद कर दो। रुजुल, आदित्य, मयकर, आयुष, वेरी गुड।
तो ऑल you are right. तो stability of molecule is always greater than the stability of atom. स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की हर हमेशा ज्यादा होगी एटम की। अब खुद सोचो आप कि हाइड्रोजन था यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता, सपोज करो, या नाइट्रोजन है, अगर ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता तो इसको कंबाइन होने की जरूरत क्या थी? पहली बात है, अगर सपोज करो हाइड्रोजन इज या नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल, सपोज कर दिया, सपोज हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल, हाइड्रोजन एटम इज मोर स्टेबल, तो व्हाई हाइड्रोजन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स? खुद सोचो, इफ नाइट्रोजन एटम इज मोर स्टेबल, then why nitrogen atoms combined with other elements? Why nitrogen need to combine? You are getting my points or not? If you are more stable, then why you are reading? ठीक है, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो यहाँ पे? Because you want to be stable. आप चाहोगे कि आप लोग बहुत अच्छी जगह पे जाओगे, तो क्या होगा? स्टडी इज द मेन थिंग। आप कोई भी चीज पढ़ोगे, एजुकेटेड बनोगे, तो क्या होगा? आप किसी भी जगह पे जा सकते हो, because you are educated, you are stable, ठीक है, you want to be stable, so that is why atoms combined with other elements to form molecule, और मॉलिक्यूल बनने की वजह से क्या होगा? वो स्टेबल होना चाहेगा, और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? मॉलिक्यूल की। और अगर मैंने कहा एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एटम्स, ठीक है। अगर मैंने कहा स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी एटम्स से, ठीक है। और अगर मैंने कहा एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो मींस क्या हुआ? अगर मैंने फिर कहा एनर्जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? एनर्जी एटम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल। तभी तो ये आपस में कंबाइन करता रहेंगे। एनर्जी ज्यादा है तो घूमता रहेगा ये, कभी इधर कभी उधर, फिर वो किसी के साथ कंबाइंड होगा और क्या बना देगा? मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो इज इट क्लियर? स्टेबिलिटी और एनर्जी, वेरी गुड ईशा। 7। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने, 4-5 पॉइंट, कि जो एनर्जी होगी वो एटम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, हाँ वेरी गुड ईशा, ठीक है। तो ये शुरू से आपने बिल्कुल बेसिक टर्म से याद करना है, तभी ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इस चैप्टर के बेस पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इस ये चैप्टर कई और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, आपके डी ब्लॉक, कई जगह पे ये इन्वॉल्व होंगे। तो इसीलिए इसमें टाइम लगा रहा हूं मैं कि आपको इनके कॉन्सेप्ट ज्यादा बिल्डअप हो, इसके सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। आप अभी नहीं करोगे, आगे क्या होगा? मिसिंग होगी, फिर आगे आपको दिक्कत आएगी। तो ये है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो फिर यही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जैसे मैंने कहा अभी एटम्स, तो व्हाई डू एटम्स कंबाइन? तो क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में यही आता है कि जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, या कोई भी एटम, ये आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? हाँ वेरी गुड सर, यू आर राइट। क्वेश्चन सबसे पहले यही होता है कि इनको जरूरत क्या है? अदिति बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैंने कहा ये आपस में, आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्यों? व्हाई? बिकॉज वी वांट टू बी स्टेबल, टू अटेन स्टेबिलिटी। हाँ, फॉर स्टेबिलिटी, हर कोई चाहता है कि वो क्या बन जाए? स्टेबिलिटी बन जाए। टू अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी। तो एटम्स अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसका सबसे मेन वे क्या है? स्टेबिलिटी को अटेन करना। तो इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है, देखो, अगर हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल बन जाए, तो इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि विल इनर्ट गैस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या
जो इनर्ट गैस है ये भी आपस में कंबाइन करेंगे। हाँ वेरी गुड अदिति, ईशा और मनवा, अनुजा वेरी गुड, हंस गांधी वेरी गुड, रुजुल, सार्थ। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आंसर इज नो। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इनर्ट गैस आपस में कंबाइंड हो सकते हैं क्या, हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो इनर्ट गैसेस होते हैं, जो नोबल गैस होते हैं, ये ऑलरेडी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जो स्टेबल होते हैं उनको करने कंबाइंड होने की क्या जरूरत है। तो जो भी इनर्ट गैस होंगे, जनरली इनर्ट गैसेस या जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस आपस में कंबाइंड नहीं होते, नहीं होते, बिकॉज दे आर स्टेबल, दे डू नॉट कंबाइंड विद ईच अदर, बिकॉज दे आर स्टेबल। फुली फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, फुली फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड होता है। और रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ फुली फील्ड, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है, यानी इनको जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, और जब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये आपस में कंबाइन नहीं होंगे, यानी ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसीलिए जो इनर्ट गैस होते हैं या नोबल गैस होते हैं ये आपस में कंबाइंड या किसी भी तरीके से कंबाइंड नहीं होते हैं मॉलिक्यूल बनाने से। ठीक है, क्लियर हो रही है यहां तक। अब इसमें चीज क्या आती है कि अगर आप लोग, चलो ये ठीक होगी कि मैंने मान लिया कि नोबल गैस भी कंबाइंड नहीं हो रहे हैं, और मैंने मान भी लिया कि जो एटम्स होंगे वो आपस में कंबाइंड करेंगे। तो इसमें देखो बुक में लिखा हुआ एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं बुक में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, देखो कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट हम डालेंगे कॉज, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मेन चीज क्या है, जो एटम्स या एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे उसका मेन रीजन क्या है। देखो दो रीजन लिखे हुए इसमें। फर्स्ट रीजन है जो आपका, वो पहले मैं बता देता हूँ, वो बाद में आता है लेकिन फिर भी है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, देखो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। क्योंकि जितनी एनर्जी अभी हमने बात ही करी थी कि जितनी कम से कम एनर्जी होगी उतना स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जितना अगर आप एटम्स को क्या करोगे, उसकी एनर्जी कम कर दो, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसीलिए वो केमिकल बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें ये आप आगे भी पढ़ोगे, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इसमें लिखा हुआ है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया था, जो हम आगे भी डिस्कस करें। ठीक है, तो इसमें चीज क्या, आपको पॉइंट टू रिमेम्बर, मेन चीज क्या है, कभी भी ध्यान रखना आप लोग कि पॉइंट टू रिमेम्बर इसमें क्या है या नोट क्या है। अगर कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये जनरल है, देखो जो सबके साथ अप्लाई हो सकता है, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑपरेटेड, तो वहां पे क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और किसके बीच में हो सकता है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में, यानी प्लस और माइनस के बीच में। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, ध्यान रखना। जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। और अगर कहीं पे भी अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन आया, फोर्स ऑफ रिपल्सन, अगर उसने कहा कि यहाँ पे रिपल्सन लग रहा है, मींस एनर्जी एब्जॉर्ब हो, एनर्जी एब्जॉर्ब। ये पॉइंट याद रखना आप। एनर्जी निकल रही है, निकल रही है, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मैंने कहा कि एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्ब का मतलब एनर्जी इंक्रीज, इसको इंक्रीज ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर जाता है। एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, चलो रिलीज एब्जॉर्ब, इसके रिस्पेक्ट में एब्जॉर्ब भी होना चाहिए।
इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी डिक्रीज होगी, रिलीज होगी यानी निकल गई, डिक्रीज होगी, और एब्जॉर्ब हो रहा है यानी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा कहीं पे भी, देखो यहाँ से पूरी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट आते जाएंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या एनर्जी रिलीज हुई। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कहीं पे भी, मींस एनर्जी इज रिलीज। इफ फोर्स ऑफ रिपल्सन इज ऑपरेटेड, मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, ये भी इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो यहां से मैं इसे हटा रहा हूं, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने, रिटर्न, इज इट रिटर्न और नॉट? हाँ वेरी गुड श्रुति और ईशा, ये बेसिक पॉइंट है, देखो शुरू से बिल्कुल ध्यान रखो और आपको फिर आगे चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आएगा। और जैसे ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, कई चैप्टर आगे के ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। तो वेरी गुड नम्रा, अदिति। आप इसमें देखो कैसे मैं कह रहा हूं कि एनर्जी रिलीज होगी या कैसे मैं कह रहा हूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड। अब होता क्या, देखो सपोज का मैंने न्यूक्लियस दिया, दिस इज न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पे भी न्यूक्लियस है और दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा देखो, अगर सपोज करो इसके और इसके बीच में रिपल्सन है, पहले ध्यान से देखना, ये है 1 और ये 2। अब ये दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। क्यों करेंगे लड़ाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। और रिपल्सन कहाँ पे होगा? सेम चार्ज में, मीन्स प्लस और प्लस आपस में हो जाए या माइनस माइनस हो जाए तो वहां पे क्या होगा? रिपल्सन फोर्स इज देयर। रिपल्सन फोर्स कहाँ पे लगेगा? जहां पे आप लाइक चार्ज को एक सामने लाओ, प्लस प्लस को एक साथ ले आओ या नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ ले आओ, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो ये अपने आप तो आएंगे नहीं, ठीक है, ये अपने आप तो आ नहीं सकते क्योंकि ये तो दूर भागेंगे ना। जैसे आप इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे टर्म्स में यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाओ, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम का इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक का ये हो गया, अब आप इन दोनों को पास लाने की कोशिश करें